Well, good morning everyone once again. So let's start our class. So in the last class, we have discussed something called asymmetric and symmetric information, and today we are supposed to proceed further. आज हम उससे आगे की बात करेंगे कि भाई asymmetric और symmetric information के बारे में we have discussed in the last class कि what is symmetric information and what is asymmetric information and what is the role played by the information in our day-to-day life, and how the information availability of information influences the decision making by an individual. Got it? This is what we have discussed in our last class. So today we are going to discuss it further. Yesterday we have discussed these things in case of products or services, in the labor market or in the goods market. So today we'll extend our discussion of symmetric as well as asymmetric information in the financial structure or financial system or financial market, you can say, or the market where the financial instruments are being sold and purchased. In that market, how does the information being symmetric or asymmetric influences the decision makings of individuals? This is the subject matter of our study for today. This is the agenda for the day. तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, जैसे आप लोगों ने देखा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई सिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है। तो आज उससे आगे की बात एक्सटेंड करते हैं कि इन्फॉर्मेशन के सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक क्यों होती है, और अगर होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्यों आते हैं, या क्यों इस बारे में पढ़ना या समझना ज़रूरी है कि सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन किस तरह से रोल प्ले करती है फाइनेंशियल मार्केट में। जो भी सर्विसेज, जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी गुड्स सेल या परचेज किए जा रहे हैं, या उन गुड्स या सर्विसेज को ट्रांजैक्ट किया जा रहा है, तो उनकी ट्रांजैक्शन में और उनकी सेल परचेज में किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है इंफॉर्मेशन की सिमेट्री और एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, क्या रोल प्ले करती है, दैट वी आर सपोज टू डिस्कस टुडे। गॉट इट? आज हमें वो चीज़ डिस्कस करनी है कि क्या वो क्या रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स आर स्टिल ज्वाइनिंग। तो अब ये देखिए कि एक कंसेप्ट होता है कि जब भी हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और एक तरीके के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, एक तरीके के एग्जांपल ले लीजिए, बैंक्स हो गए जैसे। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस का पढ़ा था ना भाई। हेलो, हमने फर्स्ट यूनिट जब की तो फर्स्ट यूनिट में वी हैव डिस्कस्ड द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फाइनेंस। डिड यू रिमेंबर और नॉट? यस स्टूडेंट्स, हेलो हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ बेटे, मेरी आवाज़ आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट में हमने कंसेप्ट पढ़ा था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस का। ठीक है, तो जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंस का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, तो उस कंसेप्ट में हमने देखा कि जो डायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। तो उसको देखिए ज़रा ध्यान से आप सभी लोग, कि यहाँ पर क्या होता है, फंड्स सरप्लस इंडिविजुअल्स हैं, और यहाँ पर है फंड्स डेफिसिट।
इंडिविजुअल्स हैं। तो जो फंड सरप्लस इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं या डिपॉजिट्स करते हैं फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडियरीज में या बैंक्स में। और जो फंड्स डेफिशिएट होते हैं वो बोरोइंग्स करते हैं या आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। तो अब होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है, अब वो इंडिविजुअल पर्सन अपने फंड्स उसके पास सरप्लस पड़े हैं और वो उनको लैंड करना चाह रहा है, तो उसको फंड्स को लैंड करने की एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है कि देयर इज अ ट्रांजैक्शन कॉस्ट involved in the financial market। अब वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होती है, जैसे मुझे शेयर्स डिवेंचर्स खरीदने हैं, अब मेरे पास सिर्फ 2 4 5 हज़ार रुपये हैं, तो शेयर डिवेंचर्स में हो सकता है मार्केट में इन्वेस्ट करूं तो शेयर डिवेंचर्स ना खरीद पाऊं, क्योंकि उसमें मुझे फिर ब्रोकरेज देनी पड़ेगी बीच में, जो और रूट अडॉप्ट करना होता है, डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं जब भी हम किसी फाइनेंशियल मार्केट में एंटर करते हैं। तो उसमें क्या होता है, उस तरह की कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। उस तरह की कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। यस। तो बहुत तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है जो इन्वॉल्व होती है। अब वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कई तरह की हो सकती है कि भाई हमें कई बार किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है तो एक्सपर्ट भी अपनी सर्विसेज के लिए चार्ज करेगा। हमें कई बार जिस पर्सन के साथ हम ट्रांजैक्ट करना चाह रहे हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तो उसमें भी हमारा टाइम एफर्ट। अब कॉस्ट का मतलब हमेशा सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट से नहीं होता है, कॉस्ट अदर कॉस्ट भी होती हैं, यानी कि कॉस्ट जो होंगी वो टाइम एंड एफर्ट्स की फॉर्म में भी होंगी प्लस मनी की फॉर्म में भी होंगी। ठीक है ना। तो वो कॉस्ट कई तरह की होती हैं। और कई बार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल अगर ट्रांजैक्शन करता है कोई भी, तो उस एक ट्रांजैक्शन की कॉस्ट उसे बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि रिलेटिवली एक ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट उठानी पड़ती है। जैसे मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने ना एक बड़ी टेबल अपने घर पे लेकर आनी है, ठीक है, आपने परचेज की, और जहाँ से वो टेबल आएगी वो डिस्टेंस है लगभग सपोज करो 10-15 किलोमीटर। तो आपको वहाँ से वो टेबल मंगाने के लिए या तो टेम्पो करना पड़ेगा या कोई ऑटो जो बड़े टाइप का होता है वो करना पड़ेगा। तो वो आपसे उस एक सोफे की कॉस्ट ही या एक जो टेबल होगी उसी की कॉस्ट वो पूरी की पूरी उतनी की उतनी चार्ज कर लेगा जितना कि वो ट्रैवलिंग उतने डिस्टेंस के लिए नॉर्मली चार्ज करता है। रीज़न भी भले ही आपने उसको एक टेबल यूज़ कर रखी है, पर जो कुछ इस तरह की कॉस्ट होती है जो फिक्स्ड नेचर की होती है, जो बदलती नहीं है। ठीक है ना। तो उस तरह की कॉस्ट जो होती है उन सबको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं। तो कई बार एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन करते वक्त है किसी भी पर्सन को वो जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा कॉस्ट भरनी पड़ सकती है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के सामने वो ज़्यादा कॉस्ट होती है, यानी कि वो कॉस्ट कुछ ज़्यादा होती है। तो उससे बचने के लिए जो इंडिविजुअल्स हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का सहारा लेते हैं। जैसे बैंक्स का सहारा लेंगे, तो हमने क्या किया कि हमने अपनी सारी टेंशन किसको बैंक उधार देगा किसको नहीं देगा, अब वो बैंक जाने। मान लीजिए बैंक ने किसी को पैसा उधार देना है, तो बैंक अपने आप उसकी तहकीकात करेगा कि वो इंडिविजुअल पर्सन ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा है, या उसकी क्या कहते हैं कि इनकम फ्लो किस तरह का है, या वो अपने एक तरीके से वो अपने लोन को टाइम पे रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाए तो उस केस में बैंक क्या करेगा। तो वो जो इस तरह के सारे काम हैं, जब आप किसी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास जाते हैं, यानी कि हमने अपना अकाउंट खुलवाया और हमने पैसा बैंक में जमा किया, तो ये सारी हमारी बॉदरेशन ख़त्म हो जाती है। हमने सीधा बैंक को दिया, तो हमारा जो रिस्क हो गया, जो रिस्क फैक्टर है वो डिक्रीज कर गया।
क्योंकि हमें अब रिस्क नहीं है, हमारा पैसा बैंक में पड़ा है, हम जब चाहेंगे उसे विड्रॉ कर लेंगे कि पैसा लौटाएगा ही नहीं लौटाएगा। और बैंक हमें उस पर एक रीजनेबली ठीक ठाक इंटरेस्ट भी पे करता है बैंक। और अगर वही फाइनेंस अगर हम डायरेक्ट करने जाएंगे, किसी पर्सन को उधार देंगे, तो उसमें हो सकता है जो लेने वाला हो वो हमसे उधार ना भी ले, क्योंकि हमारे पास फंड्स अवेलेबल जो है किसी इंडिविजुअल के पास बहुत कम क्वांटिटी के हो सकते हैं, 2000, 4000, 5000, 10,000 इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन को हम लैंड करने जा रहे हैं वो पर्सन जो है उसकी जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट की जो लीगैलिटीज़ हैं या अदर जो सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं, लीगल सर्विसेज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो हो सकता है 5,000 रुपये से ज़्यादा हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। तो इसलिए क्या है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अब हमने तो इनको पैसा दिया है, अब ये अपने आप उसको यूज़ करेंगे जैसे करेंगे, पर ये हमें जितना पैसा जब भी हमें ज़रूरत होगी हम विड्रॉ कर सकते हैं, और ये हमें एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे करते हैं, इंटरेस्ट या रिटर्न हमें मिलती रहती है। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट होते हैं। अब ये इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने डायरेक्ट इनसे पैसा नहीं लिया है, इन्होंने डायरेक्ट इनसे पैसा नहीं लिया है, फंड्स डेफिशिएट इंडिविजुअल ने डायरेक्टली इनसे पैसा नहीं लिया है। बात समझ में आ रही है? ये डायरेक्ट नहीं हो रहा, ये इनके थ्रू हो रहा है, ये इसको पे कर रहे हैं और ये आगे अपने आप पे कर रहा है। तो अब ये इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि फंड्स डेफिशिएट जो बोरो कर रहे हैं उनका बैंक के साथ है, तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत है, जो भी किस तरह की उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए जिस किसी भी तरह की जो कॉस्ट लगेगी, उस कॉस्ट की जो भी भरपाई होगी वो कौन करेगा? बैंक करेगा। उसमें इन कस्टमर्स का कोई लेना देना नहीं है। इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है भाई? हाँ, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है, ये है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं। अब सवाल है, हाउ फाइनेंशियल intermediaries reduces transaction cost, कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करती हैं। अब सवाल ये है कि जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करती हैं। तो एक एक करके हम पॉइंट को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस करने का सबसे पहला पार्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब, अब मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने एक कहावत बड़ी पढ़ी होगी, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यस और नो? सुनिए ये कहावत। हेलो, 6ठी 7वीं क्लास में हिंदी जब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो उस टाइम ये कहावतें इस टाइप की बताते हैं, कहानियों में होती है, कहीं ना कहीं कहानियों में, कविताओं में होती है। तो उसमें एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब मान लीजिए बैंक है, अब मान लीजिए जैसे ये फंड्स डेफिशिएट फर्म है, एक फर्म है, उस फर्म को क्या चाहिए? उस फर्म को पैसे चाहिए, कितने? 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब 500 करोड़ रुपए मैं तो दे नहीं सकता उधार उन्हें, क्योंकि मेरी जेब में तो 5,000 बचे हुए हैं, 5,000 रुपये मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ। यानी कि 500 करोड़ रुपए एक इंडिविजुअल इनको नहीं पहुंचा सकता, पर बहुत सारे इंडिविजुअल्स ने थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करके जो बैंकों में जमा कर रखी है, बैंकों के पास टोटल फंड्स का जो डिपॉजिट्स होते हैं वो हो सकता है हज़ारों करोड़ों रुपयों में होते हैं, तो वो उसमें से कुछ 500 करोड़ रुपए इन्हें प्रोवाइड कर देता है। तो जब ये 500 करोड़ रुपए इनको प्रोवाइड करेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी उसी हिसाब से आएगा। यस और नो? 500 करोड़ पे अगर 10% इंटरेस्ट एनुअल हो तो 500 करोड़ का 10% इंटरेस्ट कितना बन गया? 5 करोड़ का है, कितना बन जाएगा? 50 करोड़। 5 करोड़ बनेगा 500 करोड़ का, तो 1% हो गया 5 करोड़, 10% हो गया 50 करोड़, एक साल का इंटरेस्ट हो गया।
तो अब देखो उस 50 करोड़ में ये क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, क्योंकि ये स्केल पर करते हैं, बहुत सारे लोगों को लैंड करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट लैंड कर सकते हैं, तो इसलिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज है, जो कॉस्ट होती हैं इन्वॉल्व, वो भी कम हो जाएंगी। मान लीजिए एक अच्छा वकील इन्होंने अपने पास, बैंकों ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपने पास एक वकील को नौकरी दे दी, अच्छे लॉयर को, पढ़े लिखे। अब वो लॉयर को ये सैलरी दे रहे हैं, मान लो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया जो भी है मंथली सैलरी दे रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंगली। तो वो उस सैलरी में इनके जितने भी अगर लीगल फॉर्मेलिटीज वाले काम होंगे वो सारे वो वकील ही देख लेगा ना इन बैंकों के। तो यस और नो? हेलो, ठीक है ना? तो जो ये बैंक हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, चाहे बैंक हुए या अदरवाइज कोई इंस्टीट्यूशन है, तो उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, यानी कि स्केल इकोनॉमीज है। एज दे हैव बीन ऑपरेटिंग एट अ लार्ज स्केल, दे विल एंजॉय सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ दैट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। यस और नो? कि उन्हें कॉस्ट रिड्यूस पड़ती है। अब मान लीजिए जिस आदमी का टेबल का ही काम है, जो फर्नीचर का ही जिसका काम है, तो वो जब फर्नीचर मंगाएगा तो बल्क में मंगाएगा कहीं से, तो उसको पर यूनिट ऑफ फर्नीचर पर जो रेंट पड़ेगा या जो फेयर होगा, जिसमें टेम्पू में या ट्रक में जैसे भी वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसको तो पर फर्नीचर की जो कॉस्ट होगी वो कम पड़ेगी ना। यस और नो? हेलो, ठीक है ना? तो इसलिए क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इंजॉय करती हैं फर्म्स जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज होती हैं, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है, टीसी लिख रहा हूं मैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। ठीक है भाई? अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, रिड्यूस्ड रिस्क। ये दूसरा पॉइंट है, ये रिस्क को रिड्यूस करती हैं। रिस्क रिडक्शन का पॉइंट मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं यहां पर, कि जब पहले क्या है कि जिस टाइम पे मुझे अकेले को लैंड करने थे फंड्स, तो मेरे को ही सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी थी और मेरे को पता भी नहीं सामने वाला ईमानदार है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उसकी इनकम स्टेटमेंट, उसकी बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन है या नहीं है, उसके वेरिफिकेशन में। तो उसमें जो कॉस्ट लगनी थी वो, जिसके कारण क्या था, मेरा रिस्क जो था वो ज़्यादा था, मुझे ज़्यादा रिस्क महसूस होता था। ठीक है ना? बट अब जैसे ही मान लीजिए फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी बीच में आ जाता है, तो अब मेरा तो यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है ना। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, भाई मैंने बैंक में पैसा जमा किया, बैंक मुझे एक रीजनेबल रिटर्न दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है? अब मेरा मतलब तो उस इंटरेस्ट से है। अब बैंक ने जिसको लैंड किया वो बैंक को वापस करे नहीं करे, वो बैंक की सरदर्दी है। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? तो इसलिए क्या होता है, रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। किस केस में? फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के होने से। ठीक है? नेक्स्ट आता है एक्सपर्टाइज सर्विसेज। अब बैंक क्या करता है, एक्सपर्ट्स को हायर कर सकता है, यानी कि बैंक के पास क्योंकि रिसोर्सेज ज्यादा है, बैंक से मेरा मतलब है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज से, जो फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है, तो जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि एक तरीके से एक्सपर्ट सर्विसेज हायर कर सकते हैं। एक्सपर्ट से सर्विसेज क्या कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं, कि एक्सपर्ट अपनी सर्विसेज यूज करा सकता है उनको, यानी कि अपनी सर्विसेज उन्हें दे सकता है, एक्सपर्ट उसको हायर कर सकते हैं, वो उसको अवेल कर सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट की पूरी समझ रखते हैं, या जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी पूरी समझ रखते हैं, या फिर जो अदर तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी और तरह की चीज़ें की ज़रूरत होती है, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको वो हायर कर सकता है बैंक। क्यों? क्योंकि वो स्केल में ऑपरेट करता है, तो इसलिए एक्सपर्ट की सर्विसेज लेता है, जिससे भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, रिड्यूस होती है, यानी कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करता है। नेक्स्ट एक एग्जांपल हो रहा है कि ये लिक्विडिटी मेंटेन करता है एक तरीके से, कि भाई हमें जब पैसा चाहिए होता है हम तो अपने अकाउंट से जाके निकलवा ही सकते हैं ना पैसे, तो हमें एक तरीके से लिक्विडिटी की भी अवेलेबिलिटी करा रहा है। एक तरीके से हमें किसकी अवेलेबिलिटी करा रहा है, लिक्विडिटी की अवेलेबिलिटी भी करा रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। तो मेरे ख्याल से ये
चार तरीके हैं, 3 या 4 इस तरह के आर्गुमेंट्स हैं जो दिए जाते हैं कि भाई एक जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरी है वो किस तरह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? हेलो, अरे भाई कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है किसी ने? हेलो हेलो, नहीं पूछना? तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है वो फाइनेंशियल मार्केट में हम बैंक का एग्जांपल लेकर चलेंगे कि बैंक के केस में सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन और असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कैसे रोल प्ले करती है। कि अगर बैंक के पास सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है तो उसका क्या कहते हैं कि मतलब बनता है, और बैंक के पास अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है तो उसका क्या मतलब बनता है, बैंक कैसे उसको यूज करता है। ठीक है? अरे भाई समझ में आया आप लोगों को? तो हम देख रहे हैं बैंक्स विद परफेक्ट और इम्परफेक्ट, बैंक्स विद, हम ले रहे हैं एक तरीके से बैंक्स विद इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, वही असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। तो पहले असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का इफेक्ट जानने से पहले हम जानेंगे कि अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिक हो तो उसका मतलब क्या है। अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिक हो तो बैंक कैसे बिहेव करेगा और एफिशिएंटली कैसे ऑपरेट कर सकता है। दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू सी। इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है? तो पहले हम देख रहे हैं बैंक्स विद सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसके अंडर फर्स्ट पॉइंट है बैंक्स विद सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। अगर बैंकों के पास सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है तो वो बैंक कैसे फंक्शन कर सकते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं। ये देखो, सिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का मतलब क्या था कि व्हेन द बोरोवर्स एंड लेंडर्स, यानी कि बायर और सेलर दोनों ही एक तरीके से क्या कहते हैं कि दोनों के पास सेम इंफॉर्मेशन है, दोनों के पास क्या है, सेम इंफॉर्मेशन है, सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो एक होगा यहां पर लेंडर और एक होगा बोरोवर। तो हमारे केस में जो लेंडर है वो हो गए बैंक्स, और जो बोरोवर है वो हो गए एक तरीके से फर्म्स या इंडिविजुअल्स। यस और नो? हेलो, ठीक है? तो बैंक्स को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सेलर, और बोरोवर्स को हम कह सकते हैं परचेज, बायर कह लीजिए, परचेजर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई मारा मारी नहीं है, पर बायर लिख देता हूँ, दैट साउंड्स मोर एप्रोप्रिएट, बायर। तो बायर होगा। अब ये दो हैं, तो यानी कि अगर इनके पास सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब बैंक को लैंड करना है, तो बैंक को पैसा लैंड करना है, तो बैंक को जो पैसा लैंड करना है वो बोरोवर्स को करना है। तो बैंक जब फंड्स को लैंड करेगा तो बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है ताकि वो बोरोवर्स को सेग्रीगेट कर सके। अब सभी बोरोवर्स को वो क्या कर सके, सेग्रीगेट कर सके। तो सेग्रीगेट कैसे करेगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट कर लेते हैं, लेट कि बैंक एज वेल एज बोरोवर्स, लेट बैंक्स as well as borrowers knows
that 10% of low income borrowers will repay loans and 90% of high income borrowers will repay loan. यस और नो? मान लेते हैं ये बैंकों को भी पता है और बोरोवर को भी पता है क्या कि 10% जो लो इनकम बोरोवर्स हैं, जिनकी इनकम कम है, ऐसे लोग अगर बोरोइंग्स करते हैं तो उन लोगों में से 10% ही ऐसे हैं जो लोन को रीपे कर पाते हैं. सपोज करो बैंक को ये मालूम है और बोरोवर्स को भी मालूम है. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, ठीक है. और जिनकी हाई इनकम है, यानी कि जिनकी इनकम रिलेटिवली ज्यादा है, उसमें से जो बोरोइंग्स करते हैं वो अगर 100 लोग बोरो करते हैं तो 90% लोग जो हैं वो लोन को रीपे कर देते हैं. तो ये दोनों ही के पास इंफॉर्मेशन है, बोरोवर्स के पास भी है इंफॉर्मेशन और बैंक के पास भी है. और ये इंफॉर्मेशन इस तरह से है दोनों के पास कि बैंक इज एबल टू सेग्रीगेट. It means banks are able to segregate the individuals between low income borrowers and high income borrowers. इसका मतलब यह है कि बैंक ये एबल है, बैंक इतने कैपेबल हैं कि वो सेग्रीगेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को कि हाई इनकम बोरोवर्स कौन है और लो इनकम बोरोवर्स कौन है. यस और नो? अरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो एक तरीके से बैंक ने क्या कर दिया, सपोज करो दो सेक्शंस बना लिए बैंक ने. एक सेक्शन में क्या हुआ, बैंक ने 2 सेक्शन बना लिए. लेट अस अज्यूम ये सेक्शन, एक ये सेक्शन है. लेट अस अज्यूम एक ये सेक्शन है, एक ये सेक्शन है. ये लो इनकम बोरोवर्स का है सपोज करो. ये सेक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रही है बार किसको? लो इनकम बोरोवर्स. और ऐसे ही ये एक बार बना दी बैंक ने. एक जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ. और ये बार बनाई हाई इनकम बोरोवर्स. अब सपोज करो रीपेमेंट ऑफ लोन जो है उसको मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ कि जो लो इनकम बोरोवर्स है उसमें तो सिर्फ इतने हिस्से रीपे करेंगे, बाकी के रीपे नहीं करेंगे. और जो हाई इनकम बोरोवर्स है उसमें इतने लोग रीपे कर देंगे. ये रेड शेडेड एरिया रीपे कर देंगे. इसको एक तरीके से ऐसे मान लीजिए, ये रिप्रेजेंट करता है रीपेमेंट को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है डिफॉल्ट को. ठीक है. और इसमें ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है रीपेमेंट को और ये हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है डिफॉल्ट को. यानी कि जो हाई इनकम बोरोवर्स हैं उनमें डिफॉल्ट करने वाले कम हैं और इनमें डिफॉल्ट करने वाले ज़्यादा हैं. यानी कि ये डिसऑनेस्ट है और ये इधर ये डिसऑनेस्ट है. तो जो यहाँ डिसऑनेस्ट का हिस्सा है वो कम है, यहाँ डिसऑनेस्ट का हिस्सा ज़्यादा है. तो बैंक क्या करेगा कि अब अगर डिसऑनेस्ट लोगों का हिस्सा ज़्यादा है तो बैंक क्या करेगा, इस केस में
जो बैंक अपना लैंडिंग करेगा तो इनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लैंड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर रीपेमेंट कम लोग करेंगे, तो कम लोगों ने रीपेमेंट करनी है, तो बैंक की मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो ज़्यादा होगी। मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा होगी तो बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करेगा। कैसे? लेट अस सी दैट। यहाँ पर मैं एक तरीके से इंटरेस्ट रेट लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट या रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न। ठीक है, ये बैंक का एवरेज रेवेन्यू कर्व है, लेट अस अज्यूम। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ लोन्स या फंड्स, ये एक तरीके से है एवरेज रेवेन्यू बैंक का, और ये एक तरीके से है रिस्पेक्टिव, इसी का रिस्पेक्टिव मार्जिनल रेवेन्यू। अब इसके साथ मैं बी लगा रहा हूं, बी मतलब बैड बोरोवर्स। ठीक है, बैड बोरोवर्स का मतलब हो गया बैड क्रेडिट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बैड क्रेडिट। बैड क्रेडिट क्यों लिखा मैंने बी? कि ये ऐसी मार्केट है जिसमें आपने अगर लोन दिया तो उस लोन की रीपेमेंट के चांसेस बहुत कम है, 10% ही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो। तो अब बैंक को तो अपना नुकसान की भरपाई करनी है, बैंक तो अपने लॉस की भरपाई करेगा। तो इस केस में क्या होगा? अगर बैंक के ज्यादातर लोन डूबेंगे तो बैंक की कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उस जो लॉस हुआ उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए चाहिए बैंक को कुछ ना कुछ। यस और नो? हेलो, ठीक है। तो इस केस में बैंक की मार्जिनल कॉस्ट मान लेते हैं ज्यादा है, और हमने मान लिया मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बैड बोरोइंग ज्यादा है। अब मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है तो एक बैंक का इक्विलिब्रियम यहां हुआ जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर है। ये एक तरीके से क्वांटिटी ऑफ लोन्स रही, और ये एक तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ जो बैंक्स क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। ये I0 मान लेते हैं, ये है 12%। यानी कि बैंक को जिस सिमेट्रिक अगर इक्वेशन है तो बैंक को जिन लोगों को बैंक को पता चलता है कि ये लोग इस तरह के हैं, यानी कि ये सेक्शन ऐसा है जो बैंक को रीपेमेंट होगी, ये इसके चांसेस कम है बैंक को, तो उन लोगों को वो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लैंड करेगा बैंक, क्योंकि वहां लॉस के चांसेस ज्यादा हैं। यस और नो? ताकि अगर कम लोग भी रीपे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा हो कि उनका जो एब्सोल्यूट अमाउंट आएगा वो कम से कम उस रीपेमेंट ऑफ लोन को क्या कर सके? कंपनसेट कर सके। जो डिफॉल्ट हो रहे हैं उस लॉस को क्या कर सके? कंपनसेट कर सके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, ठीक है। तो जो बैड बोरोवर्स है उसमें ऐसे करेगा, और जो गुड बोरोवर्स है उनके लिए क्या करेगा बैंक? उनके लिए उसमें मार्जिनल कॉस्ट उनकी कम रहेगी। तो जो गुड बोरोवर्स हैं या गुड क्रेडिट है उस केस में कैसे डिसीजन लेगा? डिसीजन मेकिंग का तरीका यही रहेगा, सिर्फ इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम क्यों हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो ये मार्केट है इसमें डिफॉल्ट क्योंकि कम हो रहे हैं, यानी कि पैसा डूबने के कम चांस है, तो इसलिए बैंक की जो कॉस्ट है, बैंक की जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी कम लग रही है। ये मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू है, ये जी लिख देता हूं गुड क्रेडिट के नाम पर। जी मतलब गुड क्रेडिट एक तरीके से। जी मतलब हो गया गुड क्रेडिट। ये मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू है, ये इसी का रिस्पेक्टिव मार्जिनल रेवेन्यू है, लेट अस अज्यूम ये मार्जिनल रेवेन्यू है गुड क्रेडिट का, जी लिख दिया। अब इस केस में मार्जिनल कॉस्ट जो है मान लीजिए कम है, रिलेटिवली मार्जिनल कॉस्ट कम है,
तो इनकी मार्जिनल कॉस्ट कम है क्योंकि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट नहीं होते हैं, डिफ़ॉल्ट पेमेंट के चांसेस कम है, इसलिए मार्जिनल कॉस्ट भी कम है। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। यहाँ पर ई जी लिख देता हूँ या ई बी लिख देते हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से ये इतना लोन अमाउंट होगा यूएल, और ये लगभग इतना ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर। मान लीजिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है 7%। तो जो गुड क्रेडिट मार्केट है, ये गुड क्रेडिट मार्केट होगी। गुड क्रेडिट मार्केट मतलब अच्छी क्रेडिट की मार्केट, जिसमें आप लोन देते हैं तो उसमें डिफॉल्ट नहीं होता है, उसमें रीपेमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिक है, ये कौन सी इंफॉर्मेशन थी? सिमेट्रिक। अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिक है, अगर इंफॉर्मेशन सिमेट्रिक है तो बैंक क्या कर पाएगा? बैंक गुड बोरोवर्स और बैड बोरोवर्स में डिस्टिंक्शन कर पाता है कि बैंक को मालूम है कि इससे लोन आने के चांस ज्यादा है, इससे लोन आने के चांस, रीपेमेंट होने के चांस कम है। इज दैट ओके? हेलो हेलो, ठीक है। बट अगर सपोज करो जो इंफॉर्मेशन है वो सिमेट्रिक ना होके असिमेट्रिक हो, तो क्या होगा? अब हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इन केस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, बैंक्स इन केस ऑफ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, नाउ वी विल सी banks with asymmetric information। अगर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है तो उस केस में क्या होगा कि बैंक्स विल नॉट बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, इस केस में क्या होगा? इन दिस केस बैंक्स विल नॉट बी एबल टू distinguish between honest and dishonest borrowers। अब यहां तो पिछली बार तो क्या था कि बैंक के पास भी उतनी ही इंफॉर्मेशन थी लोगों की ऑनेस्टी और ऑनेस्टी की जितनी की लोगों को खुद को पता है, जितनी की लोगों की खुद की थी, लोगों के पास थी। तो इसलिए बैंक ये कर पाया, उसने दोनों मार्केट को अलग अलग मान लिया कि दोनों मार्केट अलग अलग हैं। अब क्योंकि बैंक ने ऐसा एज्यूम कर लिया, बैंक के पास जो इंफॉर्मेशन थी उसके आधार पर बैंक ने ये एस्टिमेट कर लिया कि भाई ये गुड बोरोवर्स की बैड बोरोवर्स की मार्केट ये है और गुड बोरोवर्स की मार्केट ये है। बैंक ने ऐसा डिस्टिंक्शन कर लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की सिमेट्री थी। सिमेट्री मतलब उसे पता था कि कौन बैड बोरोवर है, कौन गुड बोरोवर है। अब यहां इंफॉर्मेशन है ही नहीं बैंक के पास। मजे की बात ये है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब यहां क्या है, बैंक के पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बैंक को ये पता ही नहीं। मान लो लोगों की भीड़ खड़ी है, या लोग जो भी बैंक के पास लोन लेने आ रहा है या बोरोइंग्स करने के लिए जो आ रहा है बैंक के पास, बैंक उसके बारे में ये जानता ही नहीं कि ये ऑनेस्ट है या ऑनेस्ट नहीं है। यस और नो? तो इसलिए बैंक क्या कर रहा है, दो अलग मार्केट नहीं देख रहा, एक ही मार्केट देख रहा है। एक ही मार्केट में वो देख रहा है सभी बोरोवर्स को। अब उनमें से कोई बैड भी हो सकता है, कोई गुड भी हो सकता है। बैंक डजंट हैव एनी इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू दैट। हेलो हेलो, अरे भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अब देखते हैं कि इस केस में बैंक डिसीजन कैसे लेता है। लेट अस सी दैट हाउ द बैंक इज गोइंग टू टेक डिसीजन and how that decision is going to affect the financial market. That is what we are supposed to see. तो इस केस में बैंक जो देख रहा है
बैंक दोनों ही मार्केट को एक तरीके से देख रहा है, यानी कि अब जो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। अब जो मार्केट डिमांड कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये डिमांड कर्व हो गया मार्केट का, जिसमें गुड बैड बोरोवर्स भी हैं प्लस गुड बोरोवर्स भी हैं। दैट मीन्स बैंक इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, हु इज गुड हु इज बैड, यस और नो, हु इज ऑनेस्ट हु इज नॉट। बैंक इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दैम, बैंक इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि विच हु इज बैड एंड हु इज गुड बोरोवर। इज दैट ओके? Now let us assume this is its respective marginal revenue curve. Let us make this as the marginal revenue curve. ठीक है, marginal revenue curve. Now what happens is, अब क्योंकि बैंक में गुड और बैड बोरोवर्स दोनों हैं, अब बैंक ये डिफरेंस कर नहीं पा रहा, तो मार्केट में होगा क्या? मान लो शुरू में बैंक ने सोचा कि भाई मेरी मार्जिनल कॉस्ट कम है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट इतनी है। अब बैंक ने क्या किया, ये मार्जिनल कॉस्ट समझी, ये इसको ले लेते हैं M0, मार्जिनल कॉस्ट है। बैंक ने सोचा ये मेरा इक्विलिब्रियम हो गया E0, इतने फंड में लैंड कर देता हूं, ठीक है, QL0, और ये इंटरेस्ट चार्ज कर लेता हूं, क्या, I0, ये इंटरेस्ट चार्ज कर लेता हूं, कौन सा, I0। इज दैट ओके? हेलो। अब स्लोली ग्रेजुअली क्या होगा, क्योंकि इसमें बैड बोरोवर्स भी हैं और गुड बोरोवर्स भी हैं, दोनों तरह के बोरोवर्स हैं, यस और नो? हेलो। तो जिसके कारण डिफॉल्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। यहां ऊपर देखिए, ऊपर देखिए कि यहां देखो डिफॉल्ट होने का इतना बड़ा हिस्सा है और यहां डिफॉल्ट होने का कम हिस्सा। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो टोटल हिस्सा जो डिफॉल्ट का होगा वो बढ़ जाएगा ना, यस और नो? ठीक है। अब जैसे ही डिफॉल्टर्स बढ़ेंगे तो डिफॉल्टर्स के बढ़ने के कारण बैंक में लोन डिफॉल्ट होने लगेंगे, तो बैंक क्या करेगा, बैंक की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, बैंक की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्या, MC1। जैसे ही बैंक की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी बैंक का इक्विलिब्रियम चेंज हो जाएगा, और बैंक का इक्विलिब्रियम चेंज होगा, और बैंक का इक्विलिब्रियम चेंज होने के साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक चार्ज करेगा वो भी बढ़ जाएगा। अब आ गया I1, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया I1, यस और नो? अब सभी को I1 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, क्यों? क्योंकि बैंक तो चाहता है कि वो कंपनसेट करे, कि जो लॉस हुआ है उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए वो लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ताकि जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो जो लॉस हुआ है, जो डिफॉल्ट हुआ है, उसको हम रिकवर कर सकें। तो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ी थी, जिसके कारण क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अब क्या होगा धीरे धीरे कि जो ऑनेस्ट बोरोवर्स होंगे, अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, अब ध्यान से समझो, इस फिनोमिना को समझिए। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो जो ऑनेस्ट बोरोवर्स होंगे वो तो कहेंगे यार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मैं तो नहीं ले रहा इतने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर, यस और नो? हेलो, ठीक है ना? वो तो कहेंगे भाई हम तो ईमानदार आदमी, हम इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों पे करें, ठीक है ना? वो कहीं ऐसे बैंक को ढूंढेगा, ऐसे इंस्टीट्यूशन को ढूंढेगा, या ऐसे किसी हिसाब किताब ढूंढेगा, पैसा चाहिए हो कि जो उसे कम इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो वो नहीं करेगा। तो गुड बोरोवर्स, जो ऑनेस्ट बोरोवर्स हैं, वो मार्केट से निकलते जाएंगे, और जो डिसऑनेस्ट बोरोवर है वो बढ़ते जाएंगे, यस और नो? क्योंकि भैया जो डिसऑनेस्ट है, जिसने पैसा वापस करना नहीं, वो तो कह रहा है मुझे चाहे 100% इंटरेस्ट पर दे दो पैसा, क्योंकि उसने लौटाना थोड़ा ही है। अरे भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होगा कि इस प्रोसेस में क्या होगा, फिर से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी।
फिर से मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, और जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी और आगे तो इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ जाएगा। बैंक की मार्जिनल कॉस्ट फिर बढ़ गई, तो अब इक्विलिब्रियम ये हो गया E2 QL2 लोन देगा और इंटरेस्ट चार्ज करेगा ये I2। तो मान लो ये 6% है, ये 12% है, ये 15% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो विद इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना, द गुड और ऑनेस्ट borrowers will leave the market and bad or dishonest borrowers will enter the market. Hence, there are chances that the pool of bad borrowers will be there. कि बैड बोरोवर्स का पूल इकट्ठा हो जाएगा, जिसकी वजह से एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि बैड बोरोवर्स ही रहेंगे मार्केट में, तो बैंक जिस किसी भी बोरोवर को चूज करेगा वो बैड ही निकलेगा, एडवर्स सिलेक्शन ही होगा। यस और नो? हेलो, अरे भाई समझ में आ रहा है? तो उससे क्या होगा? एडवर्स सिलेक्शन ही होगा। तो दिस इज हाउ असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंसेस द मार्केट। कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन से फाइनेंशियल मार्केट में, जैसे कि हमने बैंक का एग्जांपल लिया, तो फाइनेंशियल मार्केट में एडवर्स सिलेक्शन की प्रॉब्लम अराइज होने लगेगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई है? हेलो, आज जो मैंने समझाया है, जितना भी आज आप लोगों को कराया है, समझाया, क्या ये सब समझ में आया है आप लोगों को? किसी ने कोई सवाल पूछना हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, उससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। जो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है आज की क्लास में, अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल कुछ पूछना चाह रहा है, कोई डाउट हो किसी को, तो वो पूछ सकता है। आई एम ओपन टू आंसर योर क्वेरीज। यस स्टूडेंट्स, किसी ने कोई सवाल पूछना है? अरे भाई यस और नो आंसर कीजिए। इज देयर एनीबडी हु वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हेलो, नो क्वेश्चंस। तो आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही करते हैं, इतना ही बहुत है, तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।